अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़फ़र हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक ओवरव्यू लेंगे। हमने बड़ी डिटेल से इनकी एल्केन, अल्कीन और अल्काइन की प्रेपरेशंस की, हमने उनके रिएक्शंस को देखा, उनकी रिएक्टिविटी चेक की, उनके यूजेस को हमने एलैबोरेट किया। तो आज हम एक ओवरव्यू लेंगे कि किस तरह से एमसीक्यूज़ बन सकता है या इन बातों को हमें याद रखना होगा। ठीक है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था अल्केन, अल्कीन और एल्काइन, ये तीन टॉपिक हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। तो अल्केन का जो कि दूसरा नाम है, आपसे पूछा जाए अगर विच इज़ सेकंड नेम ऑफ अल्केन, वाई दे आर कॉल्ड, व्हाट दे आर कॉल्ड, तो इनको लिटिल एफिनिटी की वजह से, लिटिल एफिनिटी यू मीन लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से पैराफिन्स कहा जाता है। सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैप, कमज़ोर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए ये पैराफिन्स। अल्कीन्स, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ऑयल फॉर्मर्स। ओलिफिन्स का मतलब ऑयल फॉर्मर्स। तो ये कौन कौन से हैं ऑयल फॉर्मर्स? ऑयल मेक करते हैं ये वाले कंपाउंड्स, एल्कीन्स, ओलिफिन्स, ऑयल मेकर, ये हैलोजेंस वगैरह के साथ रिएक्शन करके ऑयली प्रोडक्ट देते हैं, एल्कीन्स। अच्छा, इकोसिन जो है, इकोसिन C20H42, ये वही फार्मूला है ना, CnH2n+2, दिस इज़ फार्मूला फॉर एल्केन्स। कौन सा फार्मूला? जनरल। और अल्काइंस का आपको याद होगा CnH2n-2 और एल्कीन का है CnH2n। दीज आर द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अनडिकेन 11 कार्बन और 24 हाइड्रोजन्स, यही फार्मूला लगाएं आप। डूडिकेन 12 कार्बन्स वाली एल्केन। हेक्साडिकेन, हेक्साडिकेन, हेक्सा 6, डेक 7, 16 कार्बन वाला अल्केन। हेक्टेन, कार्बन 100, हाइड्रोजन 201, यही फॉर्मूला। हेक्टेन 100 आपके पास कार्बन है चेन के अंदर और 202 हाइड्रोजन है। वर्ड्स रिएक्शन से हम क्या हासिल करते हैं? लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन, लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, दो अल्काइल हैलाइड लेके हम उनका सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, ईथर वगैरह की मौजूदगी में, तो अल्काइल चेन लेंथ बढ़ जाती है इससे। इसका मतलब अल्काइल चेन लेंथ बढ़ानी है तो क्या कर सकते हैं हम वर्ड्स रिएक्शन कर सकते हैं, और हम एक कार्बन बढ़ाना है तो हम सायानाइड के साथ रिएक्शन करवा के उसकी हाइड्रोलिसिस करवा के अपना रिक्वायर्ड कंपाउंड बना सकते हैं। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच चेन्स वर्सेस स्ट्रेट चेन्स। अगर पूछा जाता है कोई ब्रांच है और आपको कोई कंपाउंड आ जाता है, उसमें कुछ ब्रांच चेन है और कुछ स्ट्रेट चेन है, कंपाउंड आप देखें, कार्बन नंबर काउंट करें, कार्बन नंबर अगर इक्वल है तो ब्रांच का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, स्फेरिकल शेप हो जाती है, इंटरेक्शन कम हो जाती है। स्ट्रेट चेन में एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होता है स्ट्रेट चीज़ का, ठीक है। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन वर्सेस ब्रांच चेन वर्सेस स्ट्रेट चेन। तो ब्रांच चेन का लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जबकि स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। रैने निकल सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होता है, ये अपनी सरफेस को इस तरह से पेश कर देती है हाइड्रोजन एटम्स के लिए। हाइड्रोजनेशन के लिए हम रैने निकल इस्तेमाल करते हैं। ये रैने निकल कैसे बनाते हैं? निकल एल्यूमिनियम अलॉय लेते हैं, उसको NaOH के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अब के बाद जो हमें निकल मिलता है, दिस इज़ एक्टिवेटेड निकल एंड इज़ कॉल्ड रैने निकल। बायर्स टेस्ट,
बायर्स टेस्ट किस लिए होता है? डबल बॉन्ड डिटेक्शन के लिए या अनसैचुरेशन चेक करने के लिए हम बायर टेस्ट करते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड अल्कीन वगैरह उसमें KMnO4 हम लेते हैं बेसिक, तो KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाता है, दैट इज़ द इंडिकेशन। इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलता है अल्कीन के केस में। सिंपलेस्ट अल्कीन है अगर आपके पास तो हमें मिलेगा ग्लाइकोल। ग्लाइकोल बहुत अच्छा, इसका यूज़ आपको पता ही होगा, ये एंटी रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, और ये यानी गाड़ी के रेडिएटर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो लिक्विड रेंज वाटर की बढ़ा देता है, बॉइलिंग पॉइंट को बिलो और फ्रीजिंग पॉइंट को लो करता है और बॉइलिंग पॉइंट को हाई कर देता है ग्लाइकोल फ्रीजिंग मिक्सचर। अच्छा, ये मस्टर्ड गैस आपको पता है, जब हम सल्फ़र मोनोक्लोराइड का रिएक्शन इथीन के साथ करवाते हैं तो इस तरह की एक हमें गैस मिलती है, दिस इज़ कॉल्ड मस्टर्ड गैस, और ये विजिकेंट है। विजिकेंट वो होती है जो छाले डाल दे, छाले डालने वाली। ठीक है, ये किसी जिस्म के हिस्से पे लगे तो वहाँ पे छाले डाल देती है ये। ठीक है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल के लिए हम निकल इस्तेमाल करते हैं और इस प्रोसेस को साइंटिफिकली आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हाइड्रोजिनेशन कहते हो। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा होता है, ऑयल हम घी में चेंज करते हैं। हाइड्रोजिनोलाइसिस में हम हाइड्रोजन को इंडक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजिनोलाइसिस यानी हम क्या करते हैं कि बांड तोड़ते हैं अल्काइल हैलाइड का, उसकी हाइड्रोजिनेशन करके हम अल्केन तैयार कर रहे होते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस के। प्लाडियम एंड बेरियम सल्फेट आप एज ए कैटालिसिस में इस प्रोसेस में यूज़ करते हो। मीथेन को हम आम तौर पे मार्श गैस कहते हैं जिसका फार्मूला CH4 है। ये जब लिक्विफाइड हो तो इसको इसका नाम नेचुरल गैस भी है और ये CNG और LNG की फॉर्म में हमें अवेलेबल है। व्हीकल फ्यूल भी है, डोमेस्टिक फ्यूल भी है, इससे बड़ी मिकदार में और इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। अच्छा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए एक गैस इस्तेमाल होती है, उसका नाम नहीं भूलना आपने। विच गैस इज़ यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो आप कहेंगे इथीन गैस। टायर्स ऑफ व्हीकल में एक गैस इस्तेमाल होती है, क्या नाम था उसका, CH4, जिससे हम कोक बनाते हैं। ठीक है, ये टायर्स वगैरह में इस्तेमाल। वेल्डिंग गैस कौन सी है, C2H2 या फिर आप लिखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन, ये वेल्डिंग गैस है। इसका ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर देता है, जिस पे कोई भी मेटल्स जो हैं वो वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल मेल्ट इमीडिएटली। हम दो मेल्ट मेटल को आपस में जोड़ देते हैं और कोई रिबन वगैरह एल्युमिनियम का इस्तेमाल करके हम उनको जोड़ते हैं। फिर सोडा लाइम NaOH + CaO का मिक्सचर जो है ये डीकार्बोक्सिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है आमतौर पर, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। गार्लिक लाइक स्मेल आपको पता है एसिटाइलिन की होती है, जो कि एसिटाइलिन किसने तैयार की थी, विल्सन एक साइंटिस्ट था, उससे ये एक्सीडेंटली प्रिपेयर हुई थी, कोई इंटेंशनली वो बना नहीं रहा था, एक्सीडेंटली ये विल्सन ने एसिटाइलिन गैस बनाई थी। अच्छा, प्लाडियम इन बेरियम सल्फेट विद किनोलिन, ये कहाँ पे हमने पढ़ा है, इसको हम लिंडलर कैटालिस्ट या लिंडलार्स कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये अल्काइन वगैरह की हाइड्रोजिनेशन, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन करता है और इससे हमें सिस एल्कीन्स मिलती है। ठीक है जी, तो ये था पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। ठीक है, फिर आप एक बात याद रखिएगा, एसिडिटी ऑफ एसिटाइलिन
या एसिडिक नेचर ऑफ एसिटाइलिन किस वजह से है? तो एसिटाइलिन की एसिडिटी जो है, ये आखिरी जो कार्बन है इसको हम एसिडिक कार्बन कहते हैं। किसी भी लंबी एसिटाइलिन अल्काइन के आखिर में अगर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है एंड पे, तो वो टर्मिनल होती है और टर्मिनल ही हाइड्रोजन एसिडिक होती है। हम कहते हैं इसमें एस पी करेक्टर, आपको पता है एस पी हाइब्रिडाइजेशन है, एस बी 50% है और पी भी 50% है, दोनों 50% है। एस करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाला हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ पुल करता है कार्बन, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ से एज ए प्रोटॉन डोनेट कर दिया जाता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाते हैं। ये जो प्रोटॉन की डोनेशन है, एनी स्पीशी दैट गिव प्रोटॉन इज़ कॉल्ड एसिडिक स्पीशी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये चीज़ें पूछी जाएंगी आपको, यही चीज़ें, यही कैटालिस्ट, यही बॉन्डिंग। मार्कानिकॉव रूल पे आ सकता है कौन सी प्रोडक्ट पॉसिबल है, कौन सी नहीं है, कौन सी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन आसान है, कोई अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। आप H2SO4 बता दो, आप Al2O3 बता दो, आप P2O5 बता दो, आप फास्फोरिक एसिड बता दो। ये बहुत अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। कौन से एजेंट हैं? जो वाटर की रिमूवल करते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स से। तो ये आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको दिया। किसी भी हवाले से MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। इसी लेक्चर में स्टूडेंट हम अगले यूनिट का आगाज़ कर रहे हैं। अभी मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दिया था अल्केन, अल्कीन और अल्काइन वाले चैप्टर का। तो अब हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? सबसे पहले हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि कौन से कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है ये एरोमा से है लफ्ज़ एरोमेटिक। अरोमा का मतलब होती है फ्रेगरेंस। क्या मतलब है इसका? फ्रेगरेंस या स्मेल। इनिशियली जब इस तरह के कंपाउंड दरियाफ्त हुए तो वो फ्रेगरेंट थे, इसी निस्बत से इनका नाम फ्रेगरेंस वाले कंपाउंड पड़ा, एरोमेटिक्स। हालांकि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे दरियाफ्त हो चुके हैं या बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी स्मेल नहीं है, स्टिल दे आर नेम्ड एज एरोमेटिक्स। इसके बाद हमने इनकी क्लासिफिकेशन देखनी है, क्लासिफिकेशन, और फिर हमने इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा देखना है कि एरोमेटिक के अंदर नॉमेनक्लेचर के क्या रूल हैं। ठीक हो गया। फिर हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, स्ट्रेट है, डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है, साइक्लिक है, किस तरह की है स्ट्रक्चर। इसकी स्टेबिलिटी के बारे में फिर हमने कोई मेथड पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें हम दो मेथड पढ़ते हैं, एक रेजोनेंस मेथड होता है और दूसरा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मेथड होता है स्टेबिलिटी इसकी डिस्कस करने के लिए। लास्टली हम इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे। बेंजीन बहुत स्टेबल है डबल बॉन्ड अल्टरनेट होने की वजह से। इसके अंदर सबसे जो अहम रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके हमने ज़्यादा डिटेल इनकी होगी। उसमें हम हैलोजिनेशन पढ़ेंगे, नाइट्रेशन पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे, एल्कलेशन पढ़ेंगे, एसाइलेशन पढ़ेंगे। ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। लेटर ऑन हम कुछ डबल बॉन्ड पे एडिशन भी करेंगे जो कि बेंजीन जो है रिलक्टेंटली, क्यों भाई, एडिशन रिएक्शन बेंजीन रिलक्टेंटली देती है। बेंजीन जो है एडिशन रिएक्शन रिलक्टेंटली देती है। क्यों?
इसकी वजह है जब एडिशन रिएक्शन देती है बेंजीन तो इसकी स्टेबिलिटी जो है लूज़ हो जाती है। तो इसकी कोशिश होती है कि अपनी स्टेबिलिटी को रिटेन रखे, मेंटेन रखे, और एंड पे हम देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन या कंबस्चन वगैरह हो सकता है, तो कैसे होता है, और फिर हम इसकी साइड चेन ऑक्सीडेशन भी देखेंगे। और इसी तरह साइड चेन से इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एक, और एक फिर हम देखेंगे इसकी साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्यों भाई? इसके साथ साथ हमने साइड चेन सब्स्टिट्यूशन को भी, ये दोनों डिफरेंट रिएक्शन है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बड़ा फ़र्क है। और इन दी एंड हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ ओरिएंटेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ओरिएंटेशन हमने एंड पे डिस्कस करना है। क्या? लास्टली वी विल डिस्कस ओरिएंटेशन। कौन सी ओरिएंटेशन? इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप जो है आने वाले ग्रुप को, ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट करता है। ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दो तरह के ग्रुप लग सकते हैं बेंजीन पे। एक होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। क्या है ये? रिंग एक्टिवेटर्स, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और दूसरे जो हैं वो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, दैट आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो ऐसे ग्रुप बेंजीन पे लगे हुए होते हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करके बेंजीन के रिंग को डीएक्टिवेटर के तौर पे काम करते हैं, और इनको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। ठीक हो गया? एक्टिवेटिंग और डीएक्टिव, ये हमारा ओवरऑल रिव्यू है जो हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन पे इंट्रोडक्शन हो गया, अरोमा, फ्रेग्रेंट, अल्टरनेट, डबल बॉन्ड इनके अंदर होता है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन से होते हैं? बेंजोइड्स, जिनके अंदर बेंजीन रिंग हो एटलीस्ट वन, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग में होता है बेंजोइड्स में। अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की दो मेजर कैटेगरी हैं, मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक में रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रिंग। भाई इसकी एग्जांपल हम बहुत सारी पढ़ चुके हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल, टॉल्वीन या बेंजीन बजाते खुद भी, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है, टॉल्वीन, इथाइल बेंजीन। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूँ, क्लोरोबेंजीन इज़ नॉट हाइड्रोकार्बन, क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन आ जाता है, याद रखना है आपने, ठीक है। बट दिस वन स्टायरीन, CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज़ कॉल्ड स्टायरीन। इससे पॉलीस्टायरीन बनता है, इसका नाम वैसे है विनाइल बेंजीन, ठीक है, दिस इज़ आर विनाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं मोनोसाइक्लिक की। अच्छा, फिर आ जाता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक। एक से ज़्यादा रिंग हो अगर स्ट्रक्चर में, और उसमें भी दो कैटेगरी हैं, रिंग आइसोलेटेड हो, मसलन एक बेंजीन रिंग ये है और एक बेंजीन रिंग ये है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बाइफिनाइल। क्या कहलाता है? बाइफिनाइल। आप इसमें देखें बेंजीन रिंग बिल्कुल एक दूसरे से अलग थलग हैं दोनों, जबकि फ्यूज्ड रिंग में आप इसकी एग्जांपल दे सकते हो नैफ्थलीन, जिसमें दो बेंजीन रिंग आपस में इनका वन वॉल जो है वो शेयर्ड है, ठीक है। इसी तरह आप एंथ्रासीन दे दो, जिसमें तीन बेंजीन रिंग जो हैं वो आपस में एक वॉल इनकी शेयर्ड है, फ्यूज्ड है।
ऊपर वाला आपका नेफ्थलीन है, नीचे वाला आपका एंथ्रासीन है, इसी तरह फेनेंथ्रीन भी हो सकता है। उसमें एक रिंग थोड़ा ऊपर हम शो करते हैं। ये सिंपल सी क्लासिफिकेशन थी बेंजोइड की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक में आइसोलेटेड रिंग जिसमें रिंग जुदा जुदा हैं, अलग थलग हैं, इसमें फ्यूज्ड हैं, जबकि एरोमेटिक हम जानते हैं। इज़ इट? अब हम नॉमेनक्लेचर का एक ओवरव्यू लेते हैं बेंजीन्स के कंपाउंड के अंदर। मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग द बेंजीन विद सब्सटीट्यूएंट नेम। मसलन ये मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है, आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम बेंजीन के नाम से पहले लेके आना है और नेम वन वर्ड होना चाहिए। जैसा कि इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्या नाम है? वन वर्ड नेम है, और सब्स्टिट्यूएंट को आपने प्रीफिक्स किया है बिफोर द नेम ऑफ बेंजीन। सम मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन हैव स्पेशल नेम। मसलन ये वाला नाम अगर आप देते हो, इस बेंजीन का स्पेशल नाम है, क्या है? फिनोल। मसलन एनिलीन कहते हैं अगर NH2 लगा हुआ है, देखो स्पेशल नेम है ये, एनिलीन। फिर एक और स्पेशल नेम है, बेंजीन के साथ आपने CH3 लगाया हुआ है, तो ये भी स्पेशल नेम है, टोल्वीन। ठीक हो गया? तो कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को स्पेशल नाम दिया जाता है, वो हमने लिख लिया। टू सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट अगर आए तो उसके 3 आइसोमर पॉसिबल हैं। लेट से आपके पास एक मिथाइल यहाँ पे है, तो अगला मिथाइल मैं कहता हूँ कार्बन 2 पे लगा दो। फिर अगली पॉसिबिलिटी है कि आप इसको इधर ले आओ, ये इस पोजीशन से मैं इधर आ गया हूँ, और अगली पॉसिबिलिटी है कि आप इसको इधर ले आओ। ठीक है? इन केस ऑफ टू सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। ये कौन सा है? 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन, ये है 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन, और ये है 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन। आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, आप इनके नाम जानते हो। ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, और ये है आपका पैराजाइलिन। मैंने बताना ये था कि 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट हों तो उसके लिए बेंजीन के 3 आइसोमर पॉसिबल होंगे। तमाम कार्बन की पोजीशन जैसा कि इक्विवेलेंट है, हमें पता है। डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके पास हैं तो नंबरिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, प्रायोरिटी किसको देनी है भाई? अगर ये ग्रुप मौजूद है, इनमें से कोई 2, तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में देखें किसके मुताबिक नाम देना है, किसको पोजीशन 1 देनी है। अगर कार्बोक्सिलिक और सायानाइड हैं तो यू विल प्रेफर कार्बोक्सिलिक, उसको नंबर 1, और सायानाइड को। सायानाइड और एल्डिहाइड है तो यू विल प्रेफर सायानाइड एंड देन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हैं तो यू विल प्रेफर एल्डिहाइड। कीटोन और OH है तो यू विल प्रेफर OH। अगर OH है और NH2 है तो यू विल प्रेफर OH। तो ये प्रायोरिटी है। मतलब ये एक मेरे पास कंपाउंड है, ये मैं 1 दूंगा, इसको 2 नाम दूंगा। ठीक है? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 अमाइनो बेंज़ल्डिहाइड। एल्डिहाइड के मुताबिक हमने नाम दिया। एल्डिहाइड को मैंने नंबर 1 रखा है और 2 को अमाइनो किया है। अच्छा, अब प्रायोरिटी ऑर्डर में नाम ही नहीं है जी, अब क्या करें? मसलन आयोडो और क्लोरो, इसमें ये करते हैं जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है उसको बाद में नाम देना है आपने, उसको हायर नंबर देना है। मसलन क्लोरो, क्यों भाई? 2 क्लोरो, मसलन क्लोरीन और आयोडीन है, तो बेसिकली क्लोरो जो है ये पहले आ रहा है C और I में से, तो इसको हमने नाम देना है 2 क्लोरो आयोडो बेंजीन। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है उसको बाद में नाम देना है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है जी? स्पेशल नेम है जी। अब इसको आप क्या कह सकते हो? ये स्पेशल है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो 1 2 3 4 क्या नाम होगा इसका? 4 अमाइनो। ठीक है? स्पेशल क्या है? फिनोल। ठीक है? इसी तरह ये आपके पास कोई स्पेशल ग्रुप मौजूद है, SO3H। दिस इज़ कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक
एसिड। ठीक है, इसके मैं कहता हूँ जी पैरा पे क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? 4 क्लोरो, क्योंकि ये स्पेशल ग्रुप है। 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम होगा। ये थी बेंजीन के नॉमेनक्लेचर के बारे में एक ओवरव्यू था, कुछ रूल्स का। अब हम देखते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे है और इसकी स्टेबिलिटी को हम किस किस हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। ठीक है, माइकल फैराडे ने बेंजीन 1825 में डिस्कवर किया था, हासिल किया था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके 20 साल बाद 1845 में हॉफमैन ने कोलतार से इसको हासिल किया, बेंजीन को फॉर द फर्स्ट टाइम कोलतार से हॉफमैन ने एक्सट्रैक्ट किया। अगर आप इसके फार्मूला पे जाओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकला? अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला इसका इन्होंने मालूम किया, CH आया, और वो कैसे आया? थ्रू एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस आपने पढ़ा हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंबस्चन एनालिसिस। अच्छा, फिर इन्होंने मॉलिक्यूलर इसका मास निकाला, वो आया 78। कैसे? बाय वेपर डेंसिटी मेथड। कौन सा मेथड? वेपर डेंसिटी मेथड। फिर क्या किया इन्होंने? जब ये मॉलिक्यूलर मास को इन्होंने एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड किया तो इसका आंसर आ रहा था 6, और फिर एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई किया गया जब 6 थे तो इसका C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आया। हाईली अनसेचुरेटेड था। लेटर ऑन इसके लिए 2 स्ट्रक्चर दिए गए, 1,3 हेक्स, ठीक है, डाई YNE, या फिर 1,5 हेक्स हेक्स डाईइन, या हेक्स 1,5 डाईइन का लो आप, हेक्स 1,5 डाईइन और 3YNE। ये आपको अब आते हैं नॉमेनक्लेचर 3YN। अच्छा, ये 2 फार्मूलाइज सजेस्ट किए गए बेंजीन की स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर वाज रूल्ड आउट। क्यों रूल आउट किया गया स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर? उन्होंने कहा ना ये है ना ये, हालांकि इनमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, ये सजेस्टेड फार्मूला ही थे। कहना जी, जब हम KMnO4 डालते हैं, अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो तो डीकलराइज होना चाहिए, लेकिन डीकलराइज नहीं हो रहा, तो ये तो फिर सेचुरेटेड लाइक बिहेव किया और ये स्टेबल भी है। भाई इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने इन पे जब ये डाला तो कोई कलर चेंज नहीं हुआ। KMnO4 आपको पता है बायो टेस्ट में KMnO4 डीकलराइज हो जाता है। फिर इन्होंने एडिशन रिएक्शन लगाए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐड हो ही जा रहे हैं, इसका मतलब है डबल बॉन्ड और ये अनसेचुरेटेड है। पहले रिएक्शन ने साबित किया ये अनसेचुरेटेड है, दूसरे ने कहा ये पहले ने कहा ये सेचुरेटेड है और दूसरे ने कहा ये अनसेचुरेटेड है। एडिशन हुई ना डबल बॉन्ड पे। तीसरा रिएक्शन हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड के साथ इन्होंने किए ना जब, तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आने शुरू हो गए। तो ये फिर इसको एनहांस कर रहा है कि ये इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। भाई सब्स्टिट्यूशन कौन देता है? जो सेचुरेटेड होता है। फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ रहा था, हर दफ़ा एक ही किस्म का प्रोडक्ट आ रहा था। भी अगर तो कार्बन सीधे हैं तो 1, 2, 3 कोई आइसोमर बनने चाहिए, लेकिन इसमें आइसोमर भी नहीं बन रहे थे। और इसका इन्होंने जनरल फार्मूला देखा, ना तो CnH2n+2 पे कंप्लाई हो रहा है, ना CnH2n पे ये कंप्लाई हो रहा है, ना CnH2n-2, यानी ना तो ये अल्काइन के फार्मूले को फॉलो करता है, ना ये अल्कीन के जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग है, और ना ही ये अल्केन को फॉलो करता है। इनमें से कुछ भी नहीं निकला। तो इसका इन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि इसके अंदर स्ट्रेट चेन के स्ट्रक्चर की कोई
पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई इम्कान नहीं है इसका, तो इसलिए स्ट्रेट स्ट्रक्चर रूल आउट किया गया। किन किन बातों पे? KMnO4 की एडिशन पे, हैलोजन एडिशन ऑफ हैलोजेंस पे, नाइट्रिक एसिड की सब्स्टिट्यूशन पे और मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के मिलने पे इन्होंने देखा कि ये स्टेट चेंज नहीं हो सकता, इट्स समथिंग एल्स। तो कैक्यूल ने कहा कि बेंजीन जो है 1865 में कहा कि ये बेंजीन जो है हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इसने कहा कि एक छोड़ के एक पे डबल बॉन्ड है, हेक्सागोनल रेगुलर साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोन विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये कैक्यूल ने मॉडल दिया, ठीक है। ये मॉडल किसका है? कैक्यूल का है फॉर बेंजीन। कुछ लोगों ने बेंजीन के जो मॉडल पेश किया कैक्यूल ने, इस पे जी मसला उठा दिया, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया। उन्होंने कहा आप कह रहे हैं डबल बॉन्ड है, लेकिन ये तो सेचुरेटेड करैक्टर शो करता है, आप इसमें करें ना KMnO4 ऐड, कोई डीकलरेशन नहीं हो रही। अगर डबल बॉन्ड है तो डीकलरेशन हो, आप करें ना इसमें कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, ये सेचुरेटेड करैक्टर शो कर रहा है। फिर ये जब इन्होंने इसकी एडिशन रिएक्शन करवाए तो ये दे नहीं रहा था, रिलेक्टेंट था, रिलेक्टेंटली गिव्स एडिशन रिएक्शन। तो ये सारी बातें जो थी ये कैक्यूल के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए गए थे कि सेचुरेटेड करैक्टर का शो होना, KMnO4 का डीकलराइज ना होना और सब्स्टिट्यूशन मोनो प्रोडक्ट देना और रिलेक्टेंटली एडिशन का देना, ये इस मॉडल को सपोर्ट नहीं कर रहा। इस पे ये ऑब्जेक्शन उठाए गए। एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन, एक्सरे स्टडी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पेश करता है प्लेनर, ठीक है। कहते हैं ऑल एंगल्स आर 120, बॉन्ड लेंथ जो है 1.397 एंगस्ट्रम है, कौन सी? कार्बन टू कार्बन, और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रम है, ठीक है। रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर पेश करता है एक्सरे एनालिसिस। अब हम देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट क्या कहता है। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट कहता है हर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी ये अगर 6 कार्बन हैं तो तमाम के तमाम जो हैं ये कार्बन तमाम के तमाम क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इसका बनता है और हर एक के ऊपर एक p जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। आप यूँ अगर इसको शो करना चाहें तो ये हर कार्बन के ऊपर एक p जो है अनहाइब्रिडाइज्ड है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं CH बॉन्ड की स्टोरी। हर CH बॉन्ड जो है, ये वाला जो बॉन्ड बनने हैं, सॉरी यहाँ पे तो अनहाइब्रिडाइज्ड है, अच्छा CH बॉन्ड जो बनने हैं वो हर एक sp2 ऑफ कार्बन ओवरलैप विद s ऑफ हाइड्रोजन, बॉन्ड लेंथ कार्बन टू हाइड्रोजन 1.09 और इनका जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। इसी तरह कार्बन टू कार्बन जो ओवरलैप होगी sp2 बॉन्ड लेंथ कार्बन टू कार्बन, देखें ना डबल वाली ना सिंगल वाली, सिंगल में 1.54 एंगस्ट्रम, डबल में 1.34 एंगस्ट्रम, ये दरमियानी है 1.33, ये देखें 1.54 एंगस्ट्रम फॉर सिंगल बॉन्ड एंड 1.34 एंगस्ट्रम फॉर डबल बॉन्ड, इसकी दरमियानी है ये। यानी कार्बन का डबल बॉन्ड जो है वो बेंजीन के अंदर मतलब हाफ डबल बॉन्ड आप कह लो। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये देखें ना, मैं ये क्लाउड बना देता हूँ इसके ऊपर, देखो जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है हर कार्बन के ऊपर, ये इस तरह से है। ये 3 पाई बॉन्ड हैं जिनका हम ऊपर वालों को हम कहते हैं, ये ऊपर वालों के साथ क्लाउड बना लेते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और नीचे वाले जो हैं वो नीचे वालों के साथ 2 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हमारे पास आते हैं, ठीक हो गया। अगर हम हर कार्बन पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 शो करना चाहें तो वो मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे देता हूँ। इस पे 3 शो करें 1 2 3, इस पे 1 2 3, ये तमाम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे 1 2 3 1 2 और इसी तरह 3
1 2 3, इसका 1 2 3, ये हर कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइज 3 3 है। इन सब ने ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 6 सिग्मा बॉन्ड ये बने और ये बाकी हाइड्रोजन के साथ इसके सिग्मा बॉन्ड बने। अब रहे अनहाइब्रिडाइज तो वो ये हैं जो पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। इसमें जो बात तवज्जो तलब है, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेंजीन में? भाई ये 6 बॉन्ड ये है, ठीक है, और 6 ये 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और 12 सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 24 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड सिर्फ 3 बनते हैं, वो भी अल्टरनेट 3 पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड के 6, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बेंजीन में 30 हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल बेंजीन में 30 है, इसका मतलब है 15 बॉन्ड है और 30 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। कितने पाए हैं? 3 पाई बॉन्ड हैं और वो भी अल्टरनेट हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, एक जगह पे लोकलाइज नहीं है।